तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि आप अष्टक वर्ग को देखते हुए अष्टक वर्ग चार्ट से जो है वास्तु कैसे देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप क्लियर समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वास्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी या जो वास्तु के बाकी प्रिंसिपल है उनका यूज नहीं। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वास्तु की जरूरत तब भी आपको पड़ेगी। ठीक। लेकिन जो भी वास्तु के रूल है, पहली बात, वो सबके लिए कॉमन है। ठीक। अब ऐसा तो नहीं होता कि सबका घर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग है तो सबके लिए अच्छा ही हो रहा है या सब किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आती है ना। भाई हर एक चीज में एक पैटर्न होता है जनरल, जो जनरलाइज पैटर्न होता है। उसके बाद हर एक चीज पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर आप लें जेंडर में, मेल है फीमेल है, मेल का एक जनरल क्वालिटी होगा उस, पर उसके बाद भी हर इंसान में, मेल में भी आपको अलग अलग ट्रेड दिखेंगे। अगर आप फीमेल को लेंगे तो फीमेल में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि ज्यादा इमोशनल होती हैं, केयरिंग है, जैसा भी। उसके बाद उसमें भी डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं ना। तो ठीक है, जो वास्तु के रूल है वो जनरल है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है कि हमारा इस फेसिंग में घर होना चाहिए, गेट यहाँ होना चाहिए, प्लॉट ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद आपके लिए वो स्पेसिफिक कैसे होगा, ये आप कैसे डिसाइड करें, वो आप डिसाइड करेंगे अपने बर्थ चार्ट से, क्योंकि आपका जो बर्थ चार्ट है वो स्पेसिफिक है, वो आपको ही रिफर करता है कि हमारा इस पर्टिकुलर टाइम में बर्थ हुआ है। उस समय जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है, जो प्लेनेट जहाँ है, वो बताती है कि आपके लिए कौन सी चीज कैसी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका वेल्थ कैसा रहेगा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा, बच्चे कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसा होगा, फिर आपका पर्सनल चार्ट। तो कोई भी चीज जो, कोई भी प्रिंसिपल है या कोई भी चीज है, वो आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है या लॉस के लिए, वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, या उसका बेनिफिट आप पर्सनली कैसे लेते हैं। भाई आप बीमार हुए, ठीक है, एक बीमारी 10 लोगों को होती है, लेकिन सबको एक ही मेडिसिन नहीं दी जाती ना, सबके लिए अलग अलग होती है। या मान लेते हैं सब 10 लोग एक ही बीमारी से परेशान है, उनको एक ही मेडिसिन दी गई, तो भी सबका डोज अलग अलग होता है। किसी को फीवर आ गया तो 500 mg की पैरासीटामोल दे रहे हैं, किसी को 650 mg की, किसी को उसकी भी हाफ डोज दे रहे हैं, किसी को 2 टाइम दे रहे हैं, किसी को 3 टाइम दे रहे हैं। तो वो ये बता रहा है कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से दी जा रही है। थोड़ी कह दिया कि आपको फीवर सब लेते रहे, 3 टाइम लेते हैं, ऐसा जनरल तो नहीं होता। तो सभी चीजों में ऐसा ही है। आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं, वो आप कैसे देखेंगे। तो ठीक वैसे ही वास्तु में भी है। वास्तु के जो अपने रूल हैं वो फिट हैं, वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा क्या होता है, वास्तु करवाने के लिए, ठीक है, अगर आप कोई बड़ा है तो आप वास्तु शास्त्री को बुलाएंगे, जाएंगे, जैसा भी है। हर एक छोटी मोटी चीज के लिए नहीं जा सकते। वहां पे आपको चार्ट हेल्प करता है कि आपके पास बर्थ चार्ट है, तो आप वहां से चाहे क्लाइंट हो उसको भी गाइड कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वास्तु शास्त्री बहुत दूर रहता था तो आप क्या ही बुला पाएंगे। जैसे एक बार बहुत शुरुआत में सबसे पहली बार कंसल्टेशन ली, तो ये एस्ट्रोलॉजर से, उनका तब का ही चार्ज जो है 5,000 रुपये था, और उनका 1 वीक का वेटिंग होगा। ठीक। ठीक है, उसके बाद उनका आपको वास्तु कराना है, तो राजस्थान में कहीं रहते थे, वास्तु कराने का मतलब उनका और भी चार्ज होता, फिर उनको आना बुलाना, आने जाने का सब किराया उराया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था उस समय। हालांकि वो जो 5,000 रुपये लिया वो भी बेकार ही थे। उससे ज्यादा तो, उससे मैं आपको बताऊं 1000 टाइम्स तो मैं फ्री क्लास में तब से बांट चुका हूँ। उन्होंने 5,000 रुपये लेके क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई आप किसी को जानते हैं स्कूल या कॉलेज टाइम से, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। क्यों अब, अच्छा उस समय तक मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुका था तो बेसिक मुझे पता था, बेसिक से भी ज्यादा पता था, फिलहाल उनसे तो ज्यादा ही मुझे लग रहा था पता था। तो पहला तो प्रॉब्लम ये आया कि जब उनसे बात हुई 1 वीक बाद, अब 1 वीक का उन्होंने वेटिंग दिया और 30 सेकंड में कंसल्टेशन खत्म हो गया। इतने बड़े तो एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कॉल किया तभी मुझे डाउट हो गया, खुद ही स्टेमरिंग का प्रॉब्लम था उनका। तो मुझे समझ में आ गया इनका मरकरी तो खुद ही लगता खराब है। ठीक। अब उसके बाद उन्होंने उस 30 सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आप किसी को जानते हैं स्कूल और कॉलेज टाइम से, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। इतना पूछा, उसके बाद ये भी क्यों पूछा, इससे भी मतलब नहीं, ठीक है आप ना ये स्रोत का पाठ कीजिए और हो गया। जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मुझे समझ में आ गया क्यों पूछा। अगर आप बीवी रमन सर की कोई भी बुक चले जाएं, नेट पे अवेलेबल है सारी, मोस्टली बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। उनकी एक बुक है हाउ टू जज हॉरोस्कोप, अच्छी है। तो उसमें उन्होंने एक डिक्टम दिया कि सेवन्थ लॉर्ड लगन में हो तो आपका रिलेशनशिप, मैरिज या ऐसा कुछ हो सकता है जिसको आप स्कूल कॉलेज टाइम या बचपन से जानते। तो इसी से मुझे समझ में आ गया कि इनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी नहीं आता। उसका कारण है, भाई वो जब भी डिक्टम लिखा होता है वो तब लिखा होता है जब वैसा ही हो, सेवन्थ लॉर्ड लगन में होता, अगर अनएफ्लिक्टेड होता, कोई दृष्टि नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर बाकी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ गया वहां पे जो राशि बैठी तो उससे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक। अब यहाँ हो क्या रहा था, जैसे ही उन्होंने पूछा तो मुझे समझ में आ गया कि इनको नहीं आता है कुछ। हालांकि उनके पोस्ट बड़े लंबे चौड़े होते हैं और वो पोस्ट में अपने आप को सूर्य सिद्धांत का बहुत बड़ा गणितज्ञ बताते हैं। क्या सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर तो फेल है, मैं तो सूर्य सिद्धांत से ही सारी वो बनाता हूँ चार्ट। ठीक है, तो आप भी बनाए तो सूर्य सिद्धांत वाला गणित वणित आना चाहिए आपको, तभी चार्ट बनाइए। ठीक है। तो अब उनसे हम लोग भी इम्प्रेस हो गए, मुझे लगा हाँ कुछ तो होगा ही। जबकि सेवंथ लॉर्ड लगन में है अगर मेरे चार्ट में, उसमें 4-5 प्लेनेट बैठे, मैं आपको बताऊं, और उसमें 2 का दृष्टि है, तो 6-7 प्लेनेट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। कैसे वो रिजल्ट सेम हो सकता है? तो जब उन्होंने पूछा उस समय भी मुझे ये बात इतनी समझ में आ गई थी, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये बेकार। ठीक। तो बात ये है कि ठीक है, अब वो मुझसे वास्तु करवाने के लिए आ रहे हैं, वास्तु के लिए आप बुलाइए, वास्तु के लिए मैं क्या बुलाऊंगा? 30 सेकंड में, 1 हफ्ते की वेटिंग में कंसल्टेशन खत्म हो गया। ठीक है, वास्तु में तो मुझे लगता है उनका आने जाने में ही खत्म हो जाता है, 4-10 घंटे आने में जयपुर से लखनऊ, 10 घंटे जाने में, तो घर पहुंच ही नहीं पाते मुझे लगता है, रास्ते से ही वास्तु हो जाता। तो चार्ट से देख के आप ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हर चीज के लिए तो है नहीं कि आप वास्तु शास्त्री बुलाएंगे घर खुदवाने लगे या जो भी। और उसके रेमेडीज भी वैसे हैं, जो आप अष्टक वर्ग या बर्थ चार्ट से वास्तु करेंगे, एक तो आप चार्ट से प्रॉब्लम देख सकते हैं, दूसरा उसका जो रेमेडी भी है वो भी ऐसा है कि आपको वहाँ तोड़ फोड़ कुछ कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल रेमेडीज से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज या तो ऐसा ना हो कि बहुत ही सीवियर कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम है, आपका प्लॉट ही खराब है, कुछ है, वो एक अलग बात। तो इसका ये बेनिफिट है कि एक तो चार्ट से आप आसानी से देख सकते हैं, दूसरा चार्ट से आपको ये पता चल सकता है कि एक चीज जो दूसरे के लिए अच्छी है जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो, तीसरी बात है कि उसको आप सिंपल तरीके से रेमेडी भी कर सकते हैं, पूजा पाठ हवन और बहुत सारे सॉल्यूशन उन्होंने दिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई हम वास्तु से छोड़ के इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब अष्टक वर्ग क्या होता है? अष्टक वर्ग में आप देखेंगे जब आप अपना चार्ट बनाएंगे तो एक टेबल होता है जिसमें अलग अलग पॉइंट, अलग अलग प्लेनेट, अलग अलग राशि में अलग अलग पॉइंट दिए हैं। तो एक राशि को किस प्लेनेट ने कितने पॉइंट दिए हैं वो उसमें दिए होते हैं। टोटल उस राशि में सभी प्लेनेट ने मिलके कितने पॉइंट दिए हैं वो दिए होते हैं। तो उससे आप अष्टक वर्ग में देखते हैं, और अष्टक वर्ग एक बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच है प्रिडिक्शन। मतलब अगर आप बहुत न्यू बिगिनर हैं एस्ट्रोलॉजी में तो अष्टक वर्ग से आप आसानी से ठीक ठाक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आता है प्लेनेट एनिमी साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, तो आप अष्टक वर्ग का यूज करके कर सकते हैं। ज्यादातर नए बिगिनर जो होते हैं वो यूज भी करते हैं, वो अष्टक वर्ग से आसानी से प्रिडिक्शन कर लेते हैं। अब हाँ, समय के साथ आप जब आगे बढ़ गए, मान लीजिए सीख वीख लेते हैं तो यूज कम हो जाता है, वो अलग चीज है। फिर भी अष्टक वर्ग का बहुत यूज होता है। जैसे आप ट्रांजिट देखेंगे, कौन सा प्लेनेट का ट्रांजिट अच्छा है, कब खराब है, तो अष्टक वर्ग से आसानी से पता चल जाता है कि उस प्लेनेट ने आपके बर्थ चार्ट में उस राशि में कितने पॉइंट दिए, कम दिए कि ज्यादा दिए। उसके बेस पे आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। सैटर्न का ट्रांजिट हमारे इस राशि में हो रहा है, तो इस राशि में सैटर्न ने आपके चार्ट में कितने पॉइंट दिए, अगर कम पॉइंट दिए तो प्रॉब्लम देगा, अच्छे पॉइंट दिए तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है मोटे मोटे तौर पे अगर। तो इसी तरीके से हर एक प्लेनेट राशि में अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं, और बाकी जो है उस राशि में फिर टोटल कितने पॉइंट होते हैं वो देखते हैं। तो उसी का हम वास्तु में भी यूज करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या स्ट्रगल। ये देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि हम लोग कोई भी एस्ट्रोसेज का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा लोग कमेंट, आप तो एस्ट्रोसेज का प्रमोशन कर रहे हैं। अरे भाई, जो खुद ही फ्री में दे रहा है चार्ट, वो हमको क्या पैसा देंगे प्रमोशन का? ठीक। तो वो भी फ्री में ही कर रहे हैं, हम भी फ्री में ही चल रहे हैं, दोनों फ्री वाले ही हैं। यही प्रमोशन हो सकता है और कुछ नहीं। तो आप जे हो रहा और किसी और वेबसाइट पे जा सकते हैं। लैपटॉप में हम लोग भी जे हो रहा यूज करते हैं मोस्टली। यहाँ पे प्रॉब्लम है फोन में ही आसान होता है भाई, हर जगह तो आप लैपटॉप लेके नहीं चल सकते, इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो ना हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं ना वो हमारा कर रहे हैं। बस दोनों का प्रमोशन इतना है कि उन्होंने फ्री में सॉफ्टवेयर दे रखा है आपको, जे हो रहा भी फ्री है लैपटॉप में। ठीक है, और हम भी फ्री में क्लास दे रहे हैं। तो अगर आप जब भी चार्ट बनाए किसी भी सॉफ्टवेयर में, इसमें बनाए एस्ट्रोसेज में या कहीं भी, तो जब आप बर्थ चार्ट बनाएंगे उसके बाद आप देखिए, ये आपका लगन चार्ट हो गया जो नॉर्मली हम सब देखते हैं। बाकी होता है नौमांस चार्ट है, आपका मून चार्ट है, सब है।
उसके बाद आप देखिए चलित चार्ट है, फिर ये प्लेनेट का टेबल है आपका, किस नक्षत्र में है, क्या डिग्री है, वो सब कुछ ये इस तरीके से चलित टेबल है। ये आपका पंचांग और ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक। उसी में जब आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो ये अष्टक वर्ग का टेबल आप देख रहे हैं। अब ये टेबल आप समझिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो आर एन लिखा है, ठीक है, आर एन का मतलब है राशि नंबर। हाउस से यहाँ मतलब नहीं, राशि से मतलब। आर एन, आर का मतलब राशि, एन का मतलब नंबर, राशि नंबर है। किसी और सॉफ्टवेयर में हो सकता है साइन नंबर लिखा हो इस तरीके से, बस यही हो सकता है, बट वो राशि ही होती है, हाउस नहीं होता। तो ये आर एन के नीचे जो टेबल चली आ रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 की 12 राशियां हैं, ठीक है। 1 नंबर मतलब एरीज राशि, 2 नंबर मतलब टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर। वो जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 7 नंबर लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सेजिटेरियस, 10 आपका कैप्रिकॉन यानी मकर, 11 नंबर एक्वेरियस, 12 नंबर पाइस। तो ये 12 की 12 राशियां हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे प्लेनेट का टेबल दिया, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ठीक। ये 7 प्लेनेट है। इसमें राहु केतु नहीं है, क्योंकि राहु केतु को अष्टक वर्ग में इंक्लूड नहीं करते, वो छाया ग्रह। जो मेन 7 प्लेनेट है सिर्फ उनको ही लेते हैं। तो आप देखिए सन से लेके मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न तक 7 प्लेनेट है। लास्ट में टोटल नंबर लिखा। अब आपको देखना क्या है, याद देखिए, जैसे राशि नंबर 1, 1 मतलब एरीज। एरीज में देखिए अलग अलग प्लेनेट ने कितने पॉइंट दिए, ठीक। सन ने जो है 4 पॉइंट दिए एरीज में, मून ने 1 दिया है, मार्स ने 3 दिया है, मरकरी ने 5 दिया है, जुपिटर ने 3 दिया है, वीनस ने 4 दिया, सैटर्न ने 2 दिया। अलग अलग प्लेनेट ने अलग अलग पॉइंट दिए, टोटल एरीज को जो पॉइंट मिले वो 22 मिले। टोटल पॉइंट का भी यूज होता है प्रोडिक्शन में, और प्लेनेटरी जो पॉइंट्स है वो भी। टॉरस, 2 नंबर टॉरस हो गया। टॉरस में सन ने, देखिए सन वाली टेबल में नीचे जाएंगे तो 5 पॉइंट लिखा उसका। सन ने टॉरस राशि को 5 पॉइंट दिए। मून ने 3, मार्स ने 3, मरकरी ने 6, जुपिटर ने 4, वीनस ने 6 और सैटर्न ने 3। इसी तरीके से ये 1 से 12 तक राशियां दी हुई हैं, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, और उसके आगे अलग अलग प्लेनेट ने कितने पॉइंट लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए सन के नीचे देखते जाइए कि सन ने अलग अलग राशि में कितने पॉइंट दिए, मून ने अलग अलग राशि में कितने पॉइंट दिए, मार्स ने अलग अलग राशि में कितने पॉइंट दिए। उसके बाद आप ये देख लीजिए टोटल कितने पॉइंट हो रहे हैं उस राशि में। तो आप देखेंगे एरीज में टोटल 22 पॉइंट है, सातों प्लेनेट के मिला। टॉरस में टोटल 30 पॉइंट है, सातों प्लेनेट को मिला के। इसी तरीके से अलग अलग राशि में आपको दिखेगा। तो अब ये राशियां किस चार्ट में, आपके चार्ट में किस हाउस में, वो देखना है। हाउस से मतलब नहीं, जैसे आपने देखा 1 नंबर एरीज है, एरीज में टोटल 22 पॉइंट होते हैं। तो आपके चार्ट में जहां भी एरीज होगा वहां आपको देखना है कि यहाँ पे 22 पॉइंट मिले हुए हैं हमको, सभी प्लैनेट ने मिलके टोटल 22 पॉइंट दिए। तो मान लेते हैं आपका एरीज 7th हाउस में आ गया, तो ये 22 पॉइंट 7th हाउस पे एप्लीकेबल होगा। एरीज लगन में आ गया तो लगन पे 22 पॉइंट देखे। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 1 2 3 4 हाउस है, ये साइन है। ये राशियां जिस हाउस में आ रही होंगी आपके, वहां पे ये पॉइंट अप्लाई कर। ये देखिए जैसे आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट टेबल दिया हुआ है, ठीक। हम्म, देखिए लगन का चार्ट है, सेजिटेरियस लगन, अलग अलग राशि में अलग अलग वो बैठे हैं। लेकिन जब आप इस टेबल में आएंगे तो आप देखिए एरीज में 1 नंबर एरीज में 34 पॉइंट है, 2 नंबर टॉरस में 30 है, 3 नंबर जेमिनाई में 18 पॉइंट है। अलग अलग राशि के अलग अलग पॉइंट है। अब एरीज की जब बात हो रही तो एरीज में 34 पॉइंट है, तो ये सेजिटेरियस लगन का अगर चार्ट है तो एरीज 5th हाउस में आ गया, तो 5th हाउस में हमको ये 34 पॉइंट देखिए। इसी तरीके से आप देखिए सेजिटेरियस का है, 9 नंबर सेजिटेरियस राशि, उसमें टोटल 28 पॉइंट है। तो सेजिटेरियस कहाँ है इस चार्ट में, वहां 28 पॉइंट आपको देखने, तो सेजिटेरियस आप देखिए लगन में, तो यहाँ लगन में आपको 28 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से कंपेयर करना है। ये देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया है बना के, जिससे आपके लिए इजी होगा। ये देखिए
9 नंबर सेजिटेरियस का ही लगन था, ऊपर मैंने प्लेनेट हटा के एज यूजुअली चार्ट बना दिया। तो सेजिटेरियस लगन था, तो आप देखिए लगन में ये जो 28 पॉइंट लिखे हैं, ये वो पॉइंट है जो उस टेबल में सेजिटेरियस राशि में मिले हुए 28। कैप्रिकॉन 10 नंबर राशि है, कैप्रिकॉन यहाँ सेकंड हाउस में आ गया, तो उसमें जो ये 22 पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो उस चार्ट में कैप्रिकॉन में मिले हुए हैं। ऊपर आप देखिए, ये देखिए 10 नंबर कैप्रिकॉन में टोटल पॉइंट 22 दिए हुए हैं, सेजिटेरियस में टोटल पॉइंट 28 दिए हुए हैं। वही मैंने यहाँ पे मार्क किया, तो आप देखिए अलग अलग हाउस में अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो नंबर दिया वो राशि का नंबर है, बाकी वो 7 प्लेनेट अलग अलग राशि में अलग अलग पॉइंट दे रहे हैं, फिर उनका टोटल पॉइंट दिया हुआ है। तो आप जब भी चार्ट देखें अष्टवर्ग के थ्रू, तो आप ये देखिएगा कि वो राशि किस हाउस में आ रही है, उसमें कितने पॉइंट मिले वो उस हाउस में देखिएगा, ना कि आप ये मत कीजिएगा कि 1 नंबर में 20 पॉइंट मिले तो फर्स्ट हाउस हो गया, नहीं, वो राशि का पॉइंट है। 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि जिस हाउस में आ गई वहीं देखिएगा। अब हल महर्षि पराशर का अलग मत है, वराहमिहिर का अलग है। ऑन एन एवरेज जो माना जाता है कि टोटल किसी राशि में 28 या 30 पॉइंट मिले हैं तो वो हाउस स्ट्रांग हो गया। मान लेते हैं आपके टॉरस राशि में टोटल जो पॉइंट आ रहे हैं वो 28 या 30 आ रहे हैं एवरेज, तो एवरेज पॉइंट है आपका टॉरस 10th हाउस में, तो एवरेज है। 28 या 30 के ऊपर जा रहा है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, 28 या 30 से नीचे आ गया तो वीक हो गया। ठीक, अब कितना वीक होगा वो भी अपने आप में एक कंपेरेटिव स्टडी है। भाई मान लेते हैं 10 ही पॉइंट मिले हैं उस हाउस में तो बहुत ही वीक हो गया। ठीक, मान लेते हैं किसी में 40 पॉइंट मिल गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इस तरीके से 28 से 30 तक एवरेज है। मान लेते हैं किसी हाउस में टोटल पॉइंट जो आ रहे हैं उस राशि के आ गए 45, तो वो हाउस डोमिनेट कर जाएगा जिसमें ज्यादा पॉइंट होंगे बाकी हाउस के ऊपर। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है, एक तो टोटल पॉइंट कितने मिले, ठीक, और फिर जब और डेप्थ में स्टडी करते हैं तो अलग अलग प्लेनेट ने कितने पॉइंट दे रहे हैं वो हम देखते हैं। तो जिसमें ज्यादा पॉइंट होंगे वो हाउस डोमिनेट कर जाएगा, जिसमें कम पॉइंट होंगे टोटल, सिंपली आप ये समझिए वो हाउस वीक हो गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपके लगन में आ जाए 40 पॉइंट, तो लगन आपका स्ट्रांग हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं टोटल पॉइंट्स की भी और अलग अलग प्लेनेट ने जो पॉइंट दिया उसकी भी। जैसे मान लेते हैं आपको मैरिज की बात करनी है, तो मैरिज हो गया, क्या हो गया, लगन हो गया, या मैरिज हो गया 7th हाउस। मैरिज दो ही लोगों के बीच में होगा ना। किसी के लगन में मिल गए आपके 45 पॉइंट, 7th हाउस में मिल गया 10 पॉइंट। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आपका लगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया। अब उसको इंटरेस्ट नहीं है मैरिज में। भाई जिस हाउस में कम पॉइंट हो गए वो वीक हो गया, उस तरफ आपका इंक्लिनेशन नहीं है। और लगन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि आपका सारा फोकस आपके ही ऊपर है। जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे आपका इंक्लिनेशन वहां पे ज्यादा हो जाएगा, और जहां कम पॉइंट हो जाएंगे उस एरिया को आप इग्नोर करने लगते हैं। तो आपके चार्ट में देखेंगे जिस हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे पूरा का पूरा फोकस आपका वहीं पे होगा, और जिसमें सबसे कम पॉइंट होंगे उसको आप इग्नोर करेंगे ओवरऑल। मान लेते हैं किसी के 10th हाउस में 45 पॉइंट है, बाकी हाउस में उससे कम है, तो उसका पूरा फोकस करियर पे होगा। तो आप अष्टक वर्ग से सिंपली एक तो ये देख सकते हैं किस हाउस में सबसे ज्यादा फोकस। उसके बाद जब डेप्थ में स्टडी करते हैं थोड़ा सा, तो जिस हाउस की बात करनी है उसकी कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे अगर आपको मैरिज की बात करनी है तो फर्स्ट और 7th की स्टडी करेंगे, पता चल जाएगा कि इंसान मैरिज करना चाहता है कि नहीं चाहता। या उन हाउस की हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे जो रिलेशनशिप देना चाहते हैं और रिलेशनशिप से दूर करना चाहते हैं, और उनका कंपेयर करके हम देख लेते हैं कि हाँ क्या है। तो जो टोटल पॉइंट है वो तो एक ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद उनमें हर एक राशि में अलग अलग किस किस प्लेनेट ने पॉइंट दिए हैं, उसके अपने कारक तत्व क्या है और किस हाउस का लॉर्ड है, उसके बेस पे स्टडी करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका 7th हाउस मैरिज का है, 7th हाउस में जेमिनाई राशि है, जेमिनाई में टोटल पॉइंट तो 18 है, ठीक, और लगन में टोटल पॉइंट हो गया 30, तो इसका मतलब 7th हाउस वीक है, मैरिज के प्रोस्पेक्ट कम दिखा रहा है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जो हो के लगन में अगर दे दे बहुत ज्यादा पॉइंट, टोटल मान लेते हैं लगन में 30 पॉइंट है, उसमें से 7-8 पॉइंट सबसे ज्यादा 7th लॉर्ड ने दे दिया, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देगा। तो टोटल के साथ साथ अलग अलग हाउस में कौन कौन से प्लैनेट कितने पॉइंट दे रहे हैं वो भी हमको स्टडी करके तब फाइनल कंक्लूजन निकल।
लेकिन सिस्टम ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। जैसे आपको देखना है इसके पास सेविंग ज्यादा होगी या एक्सपेंडिचर। सेकंड हाउस सेविंग का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। सेकंड हाउस में 30 पॉइंट है, 12th हाउस में 20 पॉइंट है, तो इसका मतलब है सेकंड हाउस स्ट्रांग हो रहा है तो सेविंग ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर के कंपेयर। जैसे आपको देखना है रिलेशनशिप में कौन डोमिनेट करेगा। लगन में 30 पॉइंट है, 7th हाउस में 10 पॉइंट है, इसका मतलब ये इंसान खुद डोमिनेट करेगा। 7th हाउस में ज्यादा पॉइंट हो जाए, लगन में कम हो जाए, तो 7th हाउस वाला डोमिनेट करेगा। और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप देखिए, 7th लॉर्ड ने लगन में ज्यादा पॉइंट दे दिए तो इसका मतलब है कि आपका स्पाउस आप पे डोमिनेट करेगा। लगन लॉर्ड ने 7th में ज्यादा पॉइंट दे दिए तो आप डोमिनेट कर रहे हैं। इस तरीके से मान लेते हैं आपको देखना हेल्थ कैसी है, एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है, तो 6th हाउस में ज्यादा पॉइंट है फर्स्ट हाउस से, तो फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, 6th हाउस बीमारियों का, इसका मतलब हेल्थ इश्यूज रहेंगे कुछ ना कुछ। तो अष्टक वर्ग को जो स्टडी करते हैं दो तरीके से, टोटल पॉइंट, फिर अलग अलग प्लेनेट में कौन कौन से पॉइंट दिए। बट आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल मेथड, इससे सिंपल और कोई मेथड ही नहीं। भाई आपको ना प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़े ना कुछ देखनी पड़ी, आपने पॉइंट टेबल देखा हो गया। बस इतना याद रखना कि एवरेज पॉइंट होते हैं 28 से 30। ठीक, उससे कम है तो कम माने जाएंगे और ज्यादा है तो ज्यादा। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उसके बाद आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है ओवरऑल हाउस की। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी के चार्ट में, हाँ ये जो पॉइंट है किसी हाउस में 25 ही, फिर आप क्या करेंगे? तो वहां आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि भाई जिसके 25 जिस हाउस में वो ज्यादा हो गया, उसके कंपैरिजन में सबसे कम किसके हैं, उससे कम किसके। ठीक, तो इस तरीके से अब ये तो एक ओवरव्यू हो गया, हमारा काम है स्ट्रक्चर से हम जो वास्तु की बात कर रहे थे। चलिए, तो हम्म जैसे ये देखिए, आप इसी चार्ट में देखिए, 12th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है। ये सेजिटेरियस लगन का चार्ट है, आप देखिए 12th हाउस में स्कॉर्पियो, 12th हाउस खर्चे का, 11th हाउस इनकम का, 11th हाउस में लिब्रा है। ठीक है, तो आप देखिए स्कॉर्पियो लिब्रा को कितने पॉइंट मिले। 8 नंबर स्कॉर्पियो को 24, 7 नंबर लिब्रा को 43। तो आप आ जाइए, लिब्रा 11th हाउस में, तो मतलब 11th हाउस में 43 पॉइंट मिले। और स्कॉर्पियो में 24 पॉइंट है, स्कॉर्पियो 12th हाउस में। 11th हाउस इनकम का हो गया, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का, मतलब इनकी इनकम कहीं ज्यादा होगी इनके एक्सपेंडिचर से। इस तरीके से आप अगर आपसे कोई पूछ ही ले तो ओवरऑल चार्ट में आप देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट 43 11th हाउस में। इसका मतलब 11th हाउस डोमिनेट करेगा, तो 11th हाउस किन चीजों का, इनकम का, इनकम अच्छी होगी। 11th हाउस है आपकी विश फुलफिलमेंट का, मतलब इनकी जो भी डिजायर्स है कैसे भी करके पूरी हो जाए। तो लेकिन होता ये है कि देखिए, किसी भी एक हाउस में ज्यादा पॉइंट होना बहुत अच्छा नहीं होता। पॉइंट एक दूसरे के बैलेंस में हो ज्यादा अच्छा है। बहुत डिफरेंस होना अच्छी बात नहीं। जैसे कोई हाउस में इतने ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, बाकी हाउस में बहुत ही कम पॉइंट है, तो बाकी चीजों को आप इग्नोर करने लगते हैं। या जिन दो हाउसेस के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, उसमें से एक में बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाए, एक में बहुत कम हो जाए। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, सेकंड हाउस सेविंग का है या 11th हाउस इनकम का है। अब मान लेते हैं 11th हाउस में 43 पॉइंट है। ठीक, 12th हाउस जो खर्चों का है वहां पे 10 पॉइंट होते हैं, तो हो सकता है ये आदमी कंजूस होता। भाई खर्चा तो छोड़ दीजिए, जो जरूरत का वो भी नहीं खर्च कर रहे। ठीक, इस तरीके से तो बहुत एक्सेस में पॉइंट होना अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको देखना होता है। और बहुत सारे मेथड है, लेकिन अष्टक वर्ग को आप ये समझिए कि इस तरीके से हम स्टडी करते हैं, बस ये बताने की जरूरत। आप जितने भी प्लेनेट हैं इसी तरीके से हम वास्तु में भी इसका यूज करते हैं। कि वास्तु में हम किस तरीके से यूज करते हैं कि वहां भी हम टोटल पॉइंट और अलग अलग प्लेनेट का पॉइंट देखें। तो यहाँ तक किसी को डाउट है कि अष्टक वर्ग देखने, मतलब एक मोटा मोटा जो वर्ग है, बाकी तो हम डिटेल अष्टक वर्ग किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम वास्तु के पार्ट। जो बेसिक जो क्वेश्चन होगा अष्टक वर्ग को रीड करें, उससे रिलेटेड ही पूछेगा, अपने चार्ट और इनका क्वेश्चन पूछेगा बस। जो टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि हम आगे चलेंगे, अगर यही नहीं समझ में आया होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाए। विशाल जी बोलिए। हाँ विशाल जी फटाफट। हाँ सर, ये स्ट्रॉन्ग आपने 28 से 30 में स्ट्रॉन्ग बोला या एवरेज हाउस बोला वो?
28 से 30 एवरेज होता है, उससे कम है तो वीक है नॉर्मली माना जाता है, ओके उससे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग। ओके, थैंक यू सर। लतिका जी। और जो अलग अलग प्लेनेट के भी पॉइंट होते हैं, ऑन एन एवरेज 7 पॉइंट किसी प्लेनेट ने दिए किसी राशि में, तो एवरेज उससे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, उससे कम है तो वीक है। बट बाकी फिर कंपेरेटिव देखना होता है। मान लेते हैं किसी राशि में सभी प्लेनेट ने जो पॉइंट दिए उसमें मैक्सिमम पॉइंट ही किसी प्लेनेट ने 6 दी, तो वही स्ट्रॉन्ग होगी, इस तरीके से। गुड इवनिंग सर। सर बोल रहे हैं कि वो आप जो बोल रहे हैं ना, जो 6th हाउस देखना पड़ेगा, वो फर्स्ट हाउस से कुछ पॉइंट्स दिया है या ज्यादा दिया या कम दिया, तो अशोक वर्ग से जो मिलता है ना राशि, मतलब हाँ प्लैनेट वाइज, तो वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। श्रुति जी बोलिए। नमस्ते सर। ये सर बहुत जैसे ही सिंपल, आपने जैसे बोला, मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं आपको देखना मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे नहीं। 7th हाउस मैरिज का, 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का, 6th हाउस में ज्यादा पॉइंट हो गए 7th हाउस है, तो आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट रहने वाले। कितना स्ट्रांग होगा 6th हाउस बता देगा, सेपरेशन की तरफ तो नहीं चला जाएगा, इस तरीके से। हाँ पूछिए। सर मैं ऐसे कह रही थी, जैसे आपने कहा कि इंसान मतलब जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो उसको इग्नोर करेगा, वो उसको उस पर ज्यादा ध्यान देगा, और जिसमें कम पॉइंट्स होंगे उसको इग्नोर करेगा। तो यानी कि ये वो बाय चॉइस करेगा या उसकी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, मतलब ये उसकी टेंडेंसी रहेगी या ये परिस्थिति की टेंडेंसी हो वजह से जाएगी उनकी, ठीक है। टेंडेंसी हो जाएगी? आप कभी देखिए, आप अपने चार्ट में देखिए, जिसमें ज्यादा पॉइंट होगा आपका फोकस उधर ही चला जाएगा। हाँ सर, सिचुएशन उधर भी ही ऐसी इसीलिए बनेगी पूछ रही हूँ। क्या कह रहे हैं? इस उधर ही इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो वो टेंडेंसी भी बन जाती है, सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है। हो सकता है 11th हाउस में ज्यादा पॉइंट, ठीक है, तो हो सकता हाँ, है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कि आपको पैसे के पीछे भागना पड़ रहा है, भाई घर की सिचुएशन नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी। राइट राइट, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। गौरी जी बोलिए। हाँ गुरुजी नमस्ते। गुरुजी ये जो कुंडली का आपने एग्जांपल दिया था गुरुजी, उसमें 11th हाउस में 43 पॉइंट है, सेकंड हाउस में काफी कम है, तो इनकम तो ज्यादा है, तो सेविंग्स क्यों नहीं हो रहा है? सेविंग सेकंड हाउस में कितने का, आप देखिए। हाँ, सेकंड हाउस में कम है और 12th हाउस में भी कम है। आप देखिए 11th हाउस में ज्यादा है, 12th हाउस में कम है। इसका मतलब इनके एक्सपेंडिचर से इनकम ज्यादा है। इनकम होगी, इस जरूरी नहीं कि सेविंग हो ना। भाई सेविंग क्या होता है? सेविंग वो होता है जो सारा बिल बिल पे करके, जैसे भी करके आप बचे तब तो सेव करें। बहुत से लोगों की बहुत इनकम होती है, या तो खर्च हो रही है, लोन में जा रही, कहीं ना कहीं जा रही है ना, तो इनके एक्सपेंडिचर उतने नहीं है। एक्सपेंडिचर जितने इनकी जरूरत है, जितने इनके खर्चे हैं, उसके कंपैरिजन इनकम बहुत ज्यादा है। फिर भी समहाउ आप देखेंगे सेकंड हाउस में पॉइंट जो है, ये देखिए, तो, अब आप जो पूछ तो रहे हैं सेविंग का ना, सेकंड हाउस में पॉइंट 12th हाउस से कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं। तो आप देखेंगे, देखिए 1-2 पॉइंट का डिफरेंस तो बैलेंस है, कि मतलब जितने खर्चे हैं उस हिसाब से सेविंग भी ठीक ठाक कर ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं सेकंड हाउस में पॉइंट हो जाते 42 और 12th हाउस में रहते 24, तो इसका मतलब ये सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, खर्चे बहुत कम कर रहे हैं। या 12th हाउस में पॉइंट हो जाता 42 और सेकंड हाउस में रहता 22, तो इसका मतलब इनके खर्चे इतने ज्यादा है सेविंग ना के बराबर। लेकिन जो बैलेंस होता है वो ठीक है, आदमी खर्च भी कर रहा है, सेव भी कर रहा है, बैलेंस करके चल रहा है। अभी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से इसका खर्चा भी है, लेकिन सेविंग भी है, दोनों चीज। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू गुरुजी। सुखजिंदर जी बोलिए। फटाफट कीजिए, क्योंकि अभी तो वो वास्तु वाला पार्ट बचा ही नहीं, तो इसी में निकल। सर सर मुझे पूछना था, आपने 11th हाउस के बारे में बताया। 11th 6 to 6 भी है, 11 लाइक 6 इज लाइक डिसीज, तो भाव भक्त में हम बोलते हैं कि अगर डिसीज देखना है तो 6 को 11th को देखो। अगर 11th में ज्यादा पॉइंट है तो वो डिसीज में भी कवर होगा ना, वो डिसीज भी दिखाएगा कि इसको बंदे को बहुत हाँ डिसीज। बिल्कुल, बिल्कुल। आशा जी बोलिए। हाँ, मेरा भी वही क्वेश्चन था। 6, 8, 12 में पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? नहीं नहीं, हर हाउस और प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है ना। पॉजिटिव है, मान हाँ, लीजिए छठे घर में ज्यादा पॉइंट हो गए तो जॉब दे सकता है, बीमारी भी दे सकता है। कि अच्छा। 6th हाउस में ऐसा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको मिलेगा, आपके पास ऐसा कोई चॉइस थोड़ी है। फिर बाद में एक लेयर इसमें और भी होती है, जब आप स्टडी करेंगे कि कौन सा प्लेनेट उस हाउस में कितने पॉइंट दे रहा है। फाइनल रिजल्ट फिर वहां से डिसाइड होगा, अगर फाइन डिटेल में जाना है। यस। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हनुमंत नेक्स्ट। जी। हाँ नमस्ते पीयूष सर। मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी आपने जो कुंडली बताई है उसमें 6th हाउस में छठे घर में 30 पॉइंट है और पांचवें घर में 34 है, तो उसका 12th है नेगेट करेगा। इसका मतलब अगर बीमारी है तो रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा देखना है क्या? हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू। नेक्स्ट। काशवी जी।
सर सॉरी 9th हाउस में सबसे ज्यादा अगर मार्क्स मतलब नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब क्या वो रिलीजियस होगा? रिलीजियस हो सकता है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, ऐसा भी। भाग्य साथ देगा। हाँ। ओके। नेक्स्ट। आईपैड। भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आती है पूछिए, ये मत पूछिए इस हाउस में ज्यादा हो गया उस हाउस, क्योंकि हमको तो जो मेन टॉपिक उस पर चलना है। पूछिए। राधे राधे सर। हम्म। एक प्लेनेट किसी यानी राशि को कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट दे सकते हैं? ज्यादा का कुछ ऐसा डिफाइन नहीं, लेकिन 7-8 पॉइंट तक ठीक है, 7 पॉइंट एवरेज माना जाता है, उसके ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग। ओके सर, थैंक यू सर। सूर्य जी। हेलो सर। हेलो। सर मुझे ये समझ नहीं आई, ये पॉइंट जो हम ले रहे हैं ये प्लैनेट के हैं या ये राशियों के हैं? नहीं नहीं, ये उन राशियों में प्लेनेट ने दिए हैं पॉइंट, तो हम राशियों के पॉइंट ले रहे हैं जो टोटल पॉइंट है। फिर उनमें आप देखिए भाई, अलग अलग प्लेनेट राशि में अलग अलग प्लेनेट ने पॉइंट दिए, उनका टोटल ही तो आ रहा है जो। अच्छा, मतलब ये हर राशि में जो प्लैनेट है वो जो दे रहा है वही पॉइंट है ये नहीं नहीं, प्लैनेट के? हर राशि, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, हर राशि में जो प्लेनेट बैठा है केवल वो नहीं, हर राशि को हर एक प्लेनेट पॉइंट दे रहा है आपके चार्ट। ठीक है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि हर एक प्लेनेट हर राशि को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन कम कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है वो आप पॉइंट से देख सकते हैं। आप ये मत कंफ्यूज होइए कि आपके चार्ट में एरीज में मार्स है तो केवल मार्स के पॉइंट देख रहे हैं, सारे प्लेनेट एरीज में पॉइंट देंगे। ठीक। लास्ट क्वेश्चन लेते ठीक हैं है सर, वीनू जी का। थैंक यू। एक सेकंड, क्लियर हुआ? जी जी सर। थैंक हाँ। यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर इससे ट्राइन भी एक चीज है, देखेंगे इससे ये भी पॉइंट्स पता चलता वाइज है कि कि एक किसी में सेकंड, पावर है तो ट्राइन। अरे एक सेकंड एक सेकंड, इससे ये भी पता चलता है कि स्काई में कोई बाउंड्री नहीं है, तो हर एक प्लेनेट और राशि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। हाँ पूछिए बेटा, सर पूछिए ट्राइन पूछिए। भी देखेंगे इसमें? नहीं नहीं, हम इसमें ट्राइन वाइन कहाँ कुछ ले रहे हैं, हम तो सीधे देख रहे हैं उसमें प्लेनेट कितने दिए, टेबल पे चलिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जब देखिए, जब जिसको ट्राइन और ये केंद्र और ये सारे प्रिंसिपल लगाने होंगे लगाने आते होंगे, तो अष्टक पे जाते ही नहीं, अष्टक तो फिर ट्रांजिट है, कुछ चीज़ों के लिए अष्टक देखते हैं वो मैंडेटरी है, अदरवाइज जाने की बहुत बाकी चीज़ों के लिए नहीं, जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो गया मुझे समझ में आ गया, बस इतने ही डाउट होने हैं घूम फिर के, तो अब यही आने वाला है हमारा, इस हाउस में हो गया उतना हो गया तो क्या होगा। ठीक, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट। ठीक इसी तरीके से आप फिर देखिए वास्तु में क्या करते हैं, जिस तरीके से अलग अलग प्लेनेट अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करना है, सन आपके फादर को, मून मदर को, जुपिटर आपके हस्बैंड को, जुपिटर बच्चों को, उनको रिप्रेजेंट। ठीक, उसी तरीके से हर एक प्लेनेट जो है, देखिए इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें हैं। ठीक है, तो सभी किसी ना किसी प्लेनेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब उसमें करना क्या, उसको आपको प्लेनेट से रिलेट करना होता है, भाई प्लेनेट हमारे पास 9 ही, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस चीज से रिलेटेड है। वास्तु में भी यही होता है, वास्तु में भी डायरेक्शन होती है, यहाँ भी आप देखेंगे राशियों के हिसाब से डायरेक्शन है। ठीक, हाउस की डायरेक्शन चार्ट में भी हम ऐसे ही लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेनेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वास्तु के हिसाब से। जैसे सन आपका जो है पूजा रूम को रिप्रेजेंट करता है, आपको लगता होगा जुपिटर पूजा रूम को रिप्रेजेंट करता है, सन पूजा रूम को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी है पूजा पाठ है, इनके लिए सन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर रिलीजियस एक्टिविटीज दिखाता है, वो बात अलग है, मेडिटेशन है पूजा पाठ ये सब। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जो सन से ही आती है, क्योंकि सन आत्मा का कारण है, तो मेडिटेशन रूम है पूजा रूम है। मून आपका जितनी पानी वाली जगह है, जैसे कि वॉशरूम है टॉयलेट है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आपको देखना है किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है, मान लेते हैं आपके यहाँ वॉशरूम का प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे सकता जिस डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे मून जिस राशि में बैठा है उस राशि में टोटल पॉइंट कितने। ठीक, मान लेते हैं मून बैठा है सेजिटेरियस में, सेजिटेरियस में टोटल पॉइंट कितने हैं, अगर वो पॉइंट एवरेज जो 28 से 30 का एवरेज स्कोर है उससे बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि जो वॉशरूम है इस तरह की चीजें हैं, या चलिए वो भी छोड़ दीजिए, वॉशरूम है या ये जो चीजें ये आपको प्रॉब्लम देंगी अगर गलत डायरेक्शन में बनी, या सही नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगी ही। ठीक, जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस चार्ट में आपने देखा मून है एक्वेरियस राशि में। ठीक, ये देखिए
एक्वेरियस में है थर्ड हाउस में, ठीक। तो आप देखिए एक्वेरियस में टोटल, मून आपको टॉयलेट या वॉशरूम के लिए देखना है तो आप देखिए एक्वेरियस में टोटल पॉइंट कितने। यहाँ पे आप गए स्टेबल में, ठीक। आपने देखा जो राशि नंबर लिखा हुआ उसमें 11 नंबर एक्वेरियस कहाँ गया, ये RN के नीचे जाइए, ठीक है। ये आ गया एक्वेरियस यहाँ पे 11 नंबर। इसमें टोटल पॉइंट जो है 27, ठीक। 27 पॉइंट है। तो 27, 28 से 30 तक एवरेज है ना, बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा, एवरेज है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा भी रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनको जो है पानी से रिलेटेड या पानी वाली जो है वॉशरूम है टॉयलेट है उसमें कुछ ना कुछ इशू रहेगा, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला है। जैसे पानी का लीकेज हो रहा है कंटिन्यू, कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम। अगर ये 28 या 30 या उससे ज़्यादा होते तो वो स्ट्रांग माना जाता, तो इसका मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चूंकि उससे कम है तो इसका मतलब है कि इनको प्रॉब्लम देगा। एवरेज है तो उतना प्रॉब्लम भी नहीं देगा, लेकिन मान लेते हैं 27 की जगह ये हो जाता 17, तो इसका मतलब आप समझिए कि डेफिनेटली इनको कोई प्रॉब्लम होगा मून से रिलेटेड, इनके वॉशरूम से रिलेटेड, टॉयलेट को लेके, वाटर को लेके। इसमें आप फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए पॉइंट तो देख लिया, अब ये मून चार्ट में किस प्लेनेट के साथ बैठा, किस राशि में बैठा है, एनिमी राशि में बैठा, वहां से और हो जाएगा कि और ये कितना प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मून बैठा है सैटर्न की राशि में, तो पानी का लीकेज हो सकता है कंटिन्यू, सैटर्न वेस्टेज करवाता है। तो इसी तरीके से आप अपने चार्ट में कुछ भी देखना, उस प्लेनेट को देखिए जिन चीज़ों का कारक है वास्तु के हिसाब से, बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, वो किस राशि में बैठा है, कितने टोटल पॉइंट है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉब्लम आ रहा है या वो प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे मान लेते हैं आपने सन देखा पूजा रूम के लिए, सन का पॉइंट जो है बहुत कम है, 16 पॉइंट है, ये देखिए। जैसे मान लेते हैं इसी चार्ट में लीजिए सन सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन में टोटल पॉइंट देखिए, कैप्रिकॉन में टोटल पॉइंट है 22, इसका मतलब एवरेज से कम है काफी। इसका मतलब है कि जो इनका पूजा रूम बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पूजा वूजा करते हैं वहां शांति से पूजा नहीं कर सकते, ना ही इनकी प्रेयर एक्सेप्ट हो सकती है। मतलब घर में जो पूजा रूम है वो प्रॉब्लम दे रहा है। चार्ट में भी आप जाके देखेंगे तो सन के साथ राहु बैठा हुआ, सन कैप्रिकॉन में, तो इसका मतलब राहु वाली चीजें हैं तो और ज्यादा ट्रबल इनको कर। इसका मतलब पूजा रूम को लेके कुछ ना कुछ इशू है। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं बना तो आप इनसे पूछेंगे तो इनको पूजा रूम से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी। इसी तरीके से आपको जो भी चीज देखनी है, आपको बेडरूम देखना है, स्टडी रूम देखना है, अपना लॉकर रूम देखना है, स्टोरेज रूम देखना है, आपको वॉशरूम देखना है, किचन देखना है, सबके लिए हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, एक सेकंड। हो गया। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी फिर अष्टक वर्ग के हिसाब से रेमेडीज हैं कि आपको ये पूजा करनी, ये दान करना है या इन चीजों का डोनेशन करना है। उसमें भी ये रेमेडी कितने पॉइंट है, ठीक है, कम पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो वहां उन्होंने बताया अगर इतने पॉइंट है तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकता है, इतने पॉइंट है तो इस तरीके। उससे फिर आप ये देख लेंगे कि हाँ इतने इतने पॉइंट के हिसाब से ये प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बेस पे ये रेमेडी की जो महर्षि पराशर ने बताया। उसके बाद आपका वो अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन अपने चार्ट के हिसाब से। कैसे? फिर क्या करना है, मान लेते हैं आपने मून को ही लिया, आपने देख लिया कि हाँ इसका पॉइंट एवरेज से कम है जिस राशि में बैठा है, तो प्रॉब्लम है। अब इसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, आप मून का पॉइंट देखिए पूरे चार्ट में जितनी राशियां कहाँ कहाँ उसने क्या क्या पॉइंट दिए, ठीक। तो राशियों को 4 पार्ट में डिवाइड कर, 159 हमारे फायरी साइन है, एरीज, मेष और सेजिटेरियस राशि फायरी होती हैं, इनका एक ग्रुप हो गया, ठीक। इसमें नहीं, ठीक। तो 159 फायरी साइन है,
ये राशियां ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, एरीज, लियो और सैजिटेरियस अग्नि तत्व की राशि, इन ये तीनों ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। 2, 6, 10 टॉरस, वर्गो 6 नंबर, कैप्रिकॉन 10 नंबर, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। ठीक, ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 3, 7, 11 3 नंबर जेमिनाई, 7 नंबर लिब्रा, 11 नंबर एक्वेरियस, ये वायु तत्व की राशियां हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन को। 4, 8 और 12 4 नंबर कैंसर, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 12 नंबर पाइसी, ये जल तत्व की राशियां, वाटरी साइन या नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। ठीक, फिर से आप सुन लीजिए। 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व वाली है वो फायरी साइन है, वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट डायरेक्शन को। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये साउथ डायरेक्शन को। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, ये आपका जो है क्या बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन को। और 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, वाटरी साइन है, ये आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ हमारा वाटर का। अब मान लेते हैं मून का हमने देखा लिब्रा में 27 पॉइंट है, प्रॉब्लम तो है सही डायरेक्शन क्या हो, अगर गलत डायरेक्शन तो मून देखिए किस किस राशि में कितने पॉइंट दे रहा है। तो पहले 1, 5, 9 किसी भी सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए। तो पहले देखिए अग्नि तत्व की राशियों में कितने पॉइंट दिए, तो अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं 1, 5, 9, उनमें देखिए मून ने कितने कितने पॉइंट दिए। जो अभी हमने टेबल में देखा था कि हर एक राशि को प्लेनेट ने अलग अलग पॉइंट दिए, किसी ने 4 किसी ने 5 टोटल पॉइंट के अलावा। तो वो आप नोट करके ऐड कर लीजिए कि अग्नि तत्व की राशियों में टोटल मून ने कितने पॉइंट दिए, एरीज में, लियो में और सेजिटेरियस में, उसको टोटल कर लीजिए। फिर देखिए पृथ्वी तत्व की 2, 6, 10 की जो राशियां पृथ्वी तत्व की उसमें कितने दिए हैं, उसको टोटल कर लीजिए। 3, 7, 11 जो वायु तत्व की हैं उसमें कितने पॉइंट दिए, उसको टोटल कर लीजिए। 4, 8, 12 जो जल तत्व की हैं उसमें कितने दिए, उसको टोटल कर लीजिए। 4 अलग अलग आपके पास पॉइंट आ गए। फायरी तत्व वाले अलग डायरेक्शन के और पृथ्वी तत्व के अलग, जल तत्व के अलग, अग्नि तत्व के अलग और वायु तत्व के अलग। उसमें से देखिए कि कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है, वही डायरेक्शन फिर मून के लिए सुटेबल है आपके जो है वॉशरूम और इनके लिए, तो वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लेते हैं 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियों में टोटल पॉइंट ज्यादा है मून के, तो मतलब आप ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। 2, 6, 10 जो पृथ्वी तत्व की राशियां उसमें ज्यादा पॉइंट दिए हैं, तो आप जो है साउथ में रखिए। 3, 7, 11 जो है आपके ज्यादा है, तो वेस्ट डायरेक्शन सुटेबल है। और अगर आपका 4, 8, 12 में सुटेबल है तो आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शन सुटेबल है, अगर 4, 8, 12 में ज्यादा पॉइंट। मान लेते हैं इनके बीच में आ रहा है कहीं, मतलब दो में जो है कॉमन हो गए, तो उनकी बीच की डायरेक्शन ले लीजिए। जैसे अग्नि तत्व में भी टोटल पॉइंट सेम आ गए, जल तत्व में भी सेम आ गए, तो अग्नि तत्व वाली राशियां ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही, जल तत्व वाली नॉर्थ दिखा रही, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट। इसी वजह से आप देखते हैं जो कॉमन प्रिंसिपल वो सभी फॉलो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, उसके बाद भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके चार्ट की वजह से। जैसे यहाँ पे देखिए मून ने यहाँ पे, मून जो है एक्वेरियस में 27 पॉइंट दिया, प्रॉब्लम तो है। अब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मून देखिए अलग अलग किसको प्लान कितने पॉइंट दे रहा है। ये देखिए मून का है एमओ, मून ने नीचे देखिए 6 पॉइंट दिए, 1 नंबर राशि एरीज में, 2 नंबर टॉरस में 4, 3 नंबर जेमिनाई में 4, कैंसर में 3, 4 नंबर, लियो राशि को 4 पॉइंट, वर्गो 6 नंबर को 5, 7 नंबर लिब्रा राशि को 6, 8 नंबर स्कॉर्पियो को 2, 9 नंबर सेजिटेरियस को 3, 10 नंबर कैप्रिकॉन को मून ने 2 पॉइंट दिए, एक्वेरियस 11 नंबर को 6 और 12 नंबर पाइसिस को 4 पॉइंट। तो इसी तरीके से देखिए सभी प्लेनेट है। सन ने जो है एरीज में 4 पॉइंट, टॉरस में जो है 2 नंबर राशि को 3 पॉइंट, जेमिनाई को 3 पॉइंट। इस तरीके से आप देखिए ऊपर से नीचे तक हर प्लेनेट ने अलग अलग राशि को अलग अलग पॉइंट दिए। बाकी जो किनारे पॉइंट लिखे हुए तो टोटल पॉइंट। तो अब मून देखिए पहले फायरी साइन को कितने पॉइंट दे रहा है, तो फायरी साइन कौन से, 1 नंबर एरीज, तो आप देखिए एरीज में मून के 6 पॉइंट है। ठीक, दूसरा फायरी साइन कौन सा, 5 नंबर लियो, लियो को मून ने, नीचे आप जाएंगे तो लियो के सामने देखिए 4, मून ने 4 पॉइंट दिए, तो 6 नंबर एरीज में दिया है मून ने और 4 नंबर लियो में दिया, 6 और सॉरी 5 नंबर लियो में 4 पॉइंट दिया, तो 6 और 4 10 हो गए। एक और फायरी साइन कौन सा है, सेजिटेरियस, उसमें देखिए मून ने 3 पॉइंट दिए। आप मून वाली लिस्ट में जाते जाइए,
ये देखिए 6 4 4 नीचे, तो सेजिटेरियस के आगे 3 लिखा है। तो एरीज में 6, लियो में 4 और तीसरा फायरी साइन सेजिटेरियस, उसमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो 6 4 10 और 3 13, 13 पॉइंट जो है इन्होंने दिए हैं मून ने। तो आपने लिख लिया कि फायरी साइन में टोटल 13 पॉइंट। ठीक। अब 2 6 10 देखते हैं जो पृथ्वी तत्व की राशियां। तो 2 नंबर टॉरस में 4, 6 नंबर वर्गो में 5, 5 और 4 9, 10 नंबर कैप्रिकॉन में 1 पॉइंट। तो 2 6 10 में जो है 10 पॉइंट आ गए भाई। टॉरस में 4, वर्गो में 5 और कैप्रिकॉन में 1। तो 2 6 10 में इन्होंने 10 पॉइंट दिए। तो 1 5 9 जो अग्नि तत्व की राशियां उसमें 13 पॉइंट हो रहे थे टोटल मून के। पृथ्वी तत्व की जो 2 6 10 राशियां हैं उसमें जो है 10 पॉइंट। वायु तत्व वाली में आ जाते हैं 3 7 11। 3 नंबर जेमिनाई में जो है मून ने दिए हैं 4 पॉइंट। ठीक। 7 नंबर लिब्रा में दिए हैं 6, तो 10 हो गए। 11 नंबर एक्वेरियस में दिए हैं 6, तो 10 और 6 16। तो आप देखिए 3 7 11 जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में मून के टोटल पॉइंट हो रहे हैं 16 पॉइंट। तो अग्नि तत्व में 1 5 9 की राशियों में मून ने 13 पॉइंट दिए थे। 2 6 10 जो पृथ्वी तत्व वाली है उसमें 10 पॉइंट थे टोटल। और जो वायु तत्व की 3 7 11 राशियां उसमें जो है 16 पॉइंट हो गए। अब लास्ट में बचा 4 8 12 वाटर। तो 4 नंबर कैंसर में मून ने 3 पॉइंट दिए। 8 नंबर स्कॉर्पियो में मून ने जो है 2 पॉइंट दिए। 3 2 5 हो गए। पाइसीज जो 12 नंबर राशि है वो भी जल तत्व की, उसमें 4 पॉइंट दिए। तो आप देखेंगे 3 2 5 और 4 9, जो 4 8 12 राशियां हैं जल तत्व की, ठीक है, उसमें जो है 9 पॉइंट है। तो अग्नि तत्व की राशियों में 13 पॉइंट, पृथ्वी तत्व में टोटल 10 पॉइंट, और जो 3 7 11 वायु तत्व वाली है उसमें टोटल 16 पॉइंट, और जल तत्व वाली में 4 8 12 में 9 पॉइंट। तो चारों में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिले वो वायु तत्व की राशियों को मिले 3 7 11। तो इसका मतलब 3 7 11 डायरेक्शन ही बेस्ट है, बेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए आपके अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लेते हैं ऐसा होता है कि वेस्ट 3 7 11 में भी 16 पॉइंट, वो वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। 4 8 12 जो है वॉटरी साइन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसमें भी 16 पॉइंट हो जाते हैं, बराबर हो गए। तो नॉर्थ वेस्ट। इसके ये तो हो गया डायरेक्शन। इसके अलावा फिर और रेमेडीज भी उन्होंने दी हैं कि हाँ इस बाकी आप क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल आप पढ़ते हैं ना कि हाँ हमारे लिए यहाँ होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद आपका चार्ट उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पॉइंट आपको यहीं से देखना, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये तो टोटल पॉइंट अलग अलग राशि राशि नंबर है, उसके आगे लास्ट में टोटल पॉइंट लिखे। और सब में देखिए अलग अलग प्लेनेट अलग अलग पॉइंट दिए। जैसे सन ने देखिए 4 दिया, एरीज में 3 दिया, टॉरस में 3 दिया, जेमिनाई में 4 नंबर, कैंसर में 4, आपका लियो में 5 पॉइंट दिए, वर्गो में 6 दिए, लिब्रा में। इसी तरीके से फिर मून के चले जाइए, मून ने 6 दिए एरीज में, उसके नीचे टॉरस में 4, इस तरीके से। और आप देख रहे होंगे 5 6 7 के ऊपर पॉइंट है भी नहीं। मैक्सिमम पॉइंट आप देख रहे होंगे जो कहीं ज्यादा है, तो वीनस ने दिए 7 नंबर एरीज में, इसी तरीके से वीनस ने लिब्रा में 7 दिए हैं। 7 8 के अलावा नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा है 7 8, इससे ज्यादा नहीं, डेफिनेट तो कोई भी नहीं। तो जो पॉइंट टेबल लेना है वो यहाँ से लेना है प्लेनेट का। वो हमने पहले देखा तो टोटल हो गए। टोटल के अलावा जो अलग अलग प्लेनेट का आपको देखना है वो यहाँ से देखना है कि कौन किस राशि में कितने पॉइंट है। अब बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग तत्वों की जो राशियां हैं उनको ऐड करना है। 1 5 9 को एक साथ ऐड कर लीजिए, 2 6 10 के पॉइंट एक साथ कर लीजिए, 3 7 11 के एक साथ कर लीजिए, 4 8 12 के एक साथ करने के बाद उसके बेस पे आप कंपैरिजन कर लीजिए। वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए बेस्ट। तो सिंपली पहले देखिए टोटल कितने पॉइंट है उस प्लेनेट को जिसके रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर वो जिस राशि में बैठा है वहां पे पॉइंट कम है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आप चेक करके देखिए अपने चार्ट, वहां पे आपको कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आ रहा होगा, भले आपने सही बनाया है क्यों। फिर उसके बाद देखिए सुटेबल डायरेक्शन कौन सी होती है, उसके बाद आपके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज है कि आपको ये डोनेशन करना है, ये पूजा करनी, वो करना है, कि बिना तोड़ फोड़ के आप ठीक कर सकते हैं और अपने आप ही करके, ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं।
रेमेडीज आपके खुद से ही करने से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, किसी के दूसरे के नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे। मान लेते हैं आपको पूजा रूम देखना है, सन, ठीक है। सन देखिए कैप्रिकॉन में कितने पॉइंट दे रहा है। सन कैप्रिकॉन में बैठा है इस चार्ट में, ये देखिए सेकंड नंबर, ठीक है। कितने पॉइंट है कैप्रिकॉन में टोटल? टोटल कैप्रिकॉन में 22 पॉइंट, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ कैप्रिकॉन में 22 लिख दिया है, ठीक। 22 पॉइंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है यहाँ पूजा उजा की। बाकी सिंपली आप देख सकते हैं वहाँ राहु बैठा है सन के साथ, तो हो सकता है राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम, वहाँ पीस नहीं है, शांति नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राहु की और बहुत सारी प्रॉब्लम, स्मोक है, इंसेक्ट है, ठीक। ये हो गया। आप देखिए कि फिर कौन सा सुटेबल हो सकता है, प्रॉब्लम तो है। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो कीजिए। सन ने 159 में कितने पॉइंट दिए, 4 8 12 में कितने दिए, 2 6 10 राशि में कितने दिए, 3 7 11 में कितने दिए। वहां से आपको पता चल जाएगा सन के टोटल पॉइंट देखिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखिए 159 देखिए, 1 में सन ने 4 दिए हैं, 5 नंबर लियो में 4 और 9 नंबर सेजिटेरियस में 3, तो 5 4 9 और 3 12 हो गए 159 राशि। 2 6 10 में देखिए 2 नंबर टॉरस में 3, 6 नंबर वर्गो में 5, 5 और 3 8 हो गए। 10 नंबर कैप्रिकॉन में 3 13 हो गया। तो 2 6 10 राशि में 13 पॉइंट हो रहा है टोटल। और 159 में कितने होते, 4 और 4 8 और 3 11। 159 फायरी तत्व की जो राशियां उसमें 11 थे, 2 6 10 जो पृथ्वी तत्व की है उसमें 13 पॉइंट। और इसके बाद देखिए 3 7 11 जेमिनाई में 3 नंबर 3 पॉइंट, 7 नंबर लिब्रा में 6 9 पॉइंट और 11 नंबर एक्वेरियस में जो है 4 पॉइंट, तो इसमें भी 13। अब आप देखिए 159 में भी 13 पॉइंट थे और 3 7 11 में भी 13, सॉरी 159 में 11 पॉइंट थे, 2 6 10 में हो रहे हैं आपके 5 और 3 8। 1 नंबर एरीज में 4 पॉइंट है, 5 नंबर लियो में 4 है और 9 नंबर सेजिटेरियस में 3 4 और 4 8 और 3 11। 159 में 11 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। 2 6 10 में देखें तो 2 नंबर टॉरस में 3 पॉइंट, 6 नंबर में 5 पॉइंट और 10 नंबर में 3, ठीक है। तो 6 3 9 और 3 12, 2 6 10 में 12 पॉइंट। 3 7 11 में देखते हैं, अरे कुछ मुझे लगता है गलत हो रहा है कैलकुलेशन में। 1594 48 और 3 11 हो गए, ठीक है। 159 में 11 है, 2 6 10 में 3 और 5 8 और 3 11, दोनों में 11 11 है, ठीक है। 3 7 11 में देखते हैं। 3 नंबर जेमिनाई में 3, 7 नंबर में 6, 6 और 3 9 और 11 नंबर में 4, तो 3 7 11 में टोटल 13 पॉइंट। 4 8 12 में देखते हैं जो जल तत्व की है, तो कैंसर में 4 पॉइंट, 8 नंबर राशि में 6, 6 और 4 10, 10 और 12 नंबर में 3, 10 और 3 13। तो आप देखेंगे 3 7 11 जो वायु तत्व की है उसमें 13 पॉइंट है सबसे ज्यादा, और 4 8 12 जो जल तत्व की है उसमें 13 पॉइंट। तो 3 7 11 वायु तत्व की राशियां रिप्रेजेंट करती हैं वेस्ट को, और 4 8 12 जो जल तत्व वाली है वो रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ को। दोनों में 13 13 है, तो दोनों का जो सेंटर होगा आप नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट सबसे सुटेबल होगा पूजा के लिए, इस तरीके से। क्या कह रहे हैं प्रदीप जी, आप बताएं। अनम्यूट हाँ करिए। बताइए। सर बोल रहे थे जैसे आप बोले सन पूजा घर, मून वाटरी वॉशरूम या वाटरी प्लेस, ऐसे हर प्लेनेट का अगर डिनोट करते तो सुविधा होता। हाँ हर एक प्लैनेट का अलग अलग है, वो वही एक बहुत बार सारे दिखा दीजिए सिग्निफिकेशन, वो हर बहुत सारे प्लेनेट का, सिग्निफिकेशन हर एक प्लैनेट को लेकर, ठीक है। ये तो मोटा मोटा एक एक देखना, ठीक वही मोटा मोटा ही है। एक बार बता दीजिए ना सर। ठीक है, यहाँ से आप हाउस नंबर देख सकते हैं, ठीक है। इवन उसको ऐड करके आप ये भी देख सकते हैं जो अपार्टमेंट या फ्लैट आप ले रहे हैं उसमें मटेरियल किस तरीके का यूज हुआ, पुराना है, नया है, बहुत ज़्यादा फैंसी है,
वो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। भाई आपने बिल्डिंग दिया, अब आपको ऐसे चेक करेंगे उसको। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक हिंट मिल जाता है कि हाँ ये किस तरीके का मटेरियल। जो हाउस नंबर आप डिसाइड कर रहे हैं वो आपके चार्ट के हिसाब से सुटेबल है कि नहीं, वो हम देखते हैं कि वो 6, 8, 12 में तो नहीं आ रहा है, या 4, 8, 12 में आ रहा, ट्राइन में आ रहा, केंद्र में आ रहा, किस हिसाब से। तो वो सारा चीज़ आपने चार्ट से देख सकते हैं। बेसिक सिग्निफिकेशन जो आप पूछ रहे हैं, सन आपका पूजा रूम है, मून आपका टॉयलेट है, मार्स आपका किचन है। ठीक, सन आपका पूजा रूम है, मून आपका टॉयलेट है और वॉशरूम है, मार्स आपका किचन है। ठीक, जुपिटर सॉरी मरकरी आपका स्टडी रूम है, सैटर्न आपका स्टोरेज रूम है, वीनस आपका बेडरूम है। ये जो मोटे मोटे हैं आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को लेके आप प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, उसका रेमेडी भी है। रेमेडी का अलग लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाउस नंबर को चेक कर सकते हैं, जो हाउस नंबर आपको मिला उसको ऐड करके, अभी क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, ठीक है। वो हाउस नंबर भी आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, कि वो आपके चार्ट से आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो केंद्र में पड़ेगा कि ट्राइन में पड़ेगा कि 6, 8, 12 में पड़ेगा कि कहाँ पड़ेगा, वो किस तरीके से। उसमें हम लगन से भी देखते हैं और बाकी जगहों से भी देखते हैं आपके चार्ट में, कि वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, वेल्थ में, करियर में। आपने जो घर लिया उसका नंबर क्या है, उसको आप चेक करके ये भी देख सकते हैं कि जो है भाई इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है किस तरीके का, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, वीक है, कैसा है, वो हम देख सकते हैं। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें आप इससे एनालाइज कर सकते हैं, एक एक चीज़ आप चाहें तो डिटेल में। ठीक। एक सेकंड। तो कहने का मतलब आप इस मेथड को यूज़ करके ब्रॉड वे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम है, क्या है। चाहे आपको हाउस नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, चाहे आपको अलग अलग चीज़ों के लिए देखना है, या आपको ये देखना है किस तरीके का फ्लैट अपार्टमेंट क्या है, कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो मटेरियल किस तरीके का घर है, घर के अंदर का एनवायरनमेंट क्या होगा, वो भी आप अपने चार्ट से देख सकते हैं कि बड़ा होगा, छोटा होगा, उसमें किस तरीके का। और मटेरियल एक होता है, उसमें दो मेथड है देखने के, ठीक है। एक आप हाउस नंबर से चेक कर सकते हैं, फिर अपने चार्ट से उसको स्टडी करके कि भाई इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सही है कि नहीं, ठीक है, या किस तरीके का। उसके अलावा फिर आप अपने चार्ट में भी और देखते हैं प्लानिटरी पोजीशंस, उससे आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ईजी और एक अच्छा टूल है, जिससे आप प्रॉब्लम भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, रेमेडी भी कर सकते हैं। आपको इतनी वास्तु के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा कि वास्तु को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बाकी आप ठीक है वास्तु वास्तु कराते हैं, करते हो, अलग चीज़ है। लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ये भी एक टूल है। आप अपने वर्क प्लेस या ऑफिस के लिए कौन सी डायरेक्शन चूज करें, वो इससे देख सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से यूज़ करना है, ठीक है।